नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है ईडीडी सेकंड, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड। दोस्तों इस सब्जेक्ट का कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपके फ्यूचर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको उससे पहले बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल डिजाइन का इसी तरह का एक और वीडियो पीछे मैं बना दिया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जाकर देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर के लिए भी वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का भी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पावर वायरिंग का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, हीटर, कूलर, मोटर, ये सभी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पावर वायरिंग जो होता है वो हीटर में भी प्रयोग किया जाता है, कूलर में भी, मोटर में भी, क्योंकि ये सब हाईवी लोड है इसलिए इसमें पावर वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पावर लोड के लिए कितने एम्पियर सर्किट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पावर वायरिंग जो होती है, जो पावर लोड होता है उसको उठाने के लिए, यानी पावर लोड जो हैवी लोड होता है तो उसको उठाने के लिए हम 15 एम्पियर सर्किट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको बताया हूँ, हीटर, कूलर, मोटर, ये सभी 15 एम्पियर सर्किट से ही चलाए जाएंगे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 15 एम्पियर सर्किट। 15 एम्पियर सर्किट जो होता है वो पावर लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, पावर वायरिंग में 2 सर्किट में लोड कितना होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा दिया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि पावर वायरिंग में 2 सर्किट में लोड कितना होगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पावर वायरिंग में एक सर्किट का लोड कितना होता है मैक्सिमम। तो दोस्तों जो पावर वायरिंग में एक सर्किट का लोड होता है वो मैक्सिमम 1500 वाट होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 सर्किट का लोड बताइए, तो यानी कि 15 दूना 30 यानी कि 3000 वाट की हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, मोटर के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है सरफेस कंडक्ट वायरिंग, ऑप्शन नंबर बी है फ्लेक्सिबल कंडक्ट वायरिंग, ऑप्शन नंबर सी है कंसोलेट कंडक्ट वायरिंग और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दोज। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मोटर के लिए सामान्यतः जो प्रयोग की जाती है वो सरफेस कंडक्ट वायरिंग का प्रयोग की जाती है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सरफेस कंडक्ट वायरिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, पावर वायरिंग से संबंधित आईई रूल्स है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईई क्या होता है। तो यानी कि आईई जो होता है वो आईई का फुल फॉर्म होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पावर वायरिंग से संबंधित आईई रूल्स है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है आईई रूल्स 15, दूसरा ऑप्शन है आईई रूल्स 51, तीसरा ऑप्शन है आईई रूल्स 14 और चौथा ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। तो आपको दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पावर वायरिंग से संबंधित आईई रूल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस पे वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको आईई रूल्स यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। वो सारे रूल्स आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि दोस्तों ये तीनों रूल्स जो है वो पावर वायरिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में स्विच डिस्ट्रीब्यूशन आदि किस बोर्ड पर लगाए जाते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन होता है वो स्विच डिस्ट्रीब्यूशन में किस बोर्ड पर लगाए जाते हैं, लकड़ी के बोर्ड पर लगाए जाते हैं कि मेटल के बोर्ड पर लगाए जाते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए लकड़ी के बोर्ड पर, ऑप्शन बी है मेटल के बोर्ड पर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन का बोर्ड होता है, स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, वो हम लकड़ी के बोर्ड पर नहीं लगा सकते हैं, यानी कि ये मेटल के बोर्ड पर लगाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेटल के बोर्ड पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, पावर वायरिंग क्या है इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लाइट और फैन लोड के अलावा सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल लोड, चाहे घरेलू कार्यों में उपयोग आते हों अथवा औद्योगिक कार्यों में, वो सभी पावर लोड की श्रेणी में आते हैं। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि लाइट और फैन को छोड़ दीजिए, बाकी जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं घर में, जैसे मोटर, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं ये पावर वायरिंग में आएंगी। और इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र में काम किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सभी पावर वायरिंग के अंदर ही आते हैं। इस प्रकार के लोडों के लिए जाने वाली वायरिंग पावर वायरिंग कहलाती है। पावर वायरिंग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हीटर्स, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स ETC और दूसरा है मोटर्स के लिए। तो यानी कि आप सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर वायरिंग फॉर हीटर्स, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर। दोस्तों इसमें आपका जो 15 एम्पियर का प्लग सॉकेट यूज होते हैं, इन लोडों के लिए सारे नियम डोमेस्टिक पावर वायरिंग की तरह होता है।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पावर वायरिंग फॉर मोटर्स, हमको बताना है कि पावर वायरिंग जो होता है वो मोटर्स में किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों इसके लिए ये सामान्यतः सरफेस कंडक्ट वायरिंग यूज होती है। यह हैवी गेज मेटल कंडक्ट होता है। यदि एक ही इलेक्ट्रिकल सोर्स से एक से अधिक इलेक्ट्रिकल मशीनों को प्रदर्शित करना हो तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बस बार या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बॉक्स उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें होती है पावर वायरिंग फॉर मोटर्स में। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्विच बोर्ड के आगे 0.914 मीटर से कम स्थान ना हो, इससे अधिक स्थान होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, यदि स्विच बोर्ड के पीछे कोई न्यूड कंडक्टर का मतलब होता है नंगा तार, आगे या पीछे निकला हुआ कोई भाग न हो, उसके पीछे का स्थान उस कंडक्टर के आगे निकले हुए भाग से या तो 0.229 मीटर से कम या 0.162 मीटर से अधिक होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना चाहिए वायरिंग करते टाइम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, यदि स्विच बोर्ड के पीछे का स्थान 0.762 मीटर से अधिक चौड़ा हो तो स्विच बोर्ड के दोनों किनारों से 1.829 मीटर ऊंचाई तक साफ रास्ता होना चाहिए। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कंडक्ट पाइप में कंडक्टर पर होता है। ऑप्शन ए है कंडक्टर पर ज्वाइंट, ऑप्शन बी है कंडक्टर लूपिंग, ऑप्शन सी है ए एंड बी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कंडक्ट पाइप होता है उसमें कंडक्टर पर ज्वाइंट भी होता है, कंडक्टर पर लूपिंग भी होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कंडक्ट पाइप होता है वो कंडक्टर पर ज्वाइंट नहीं होता है और ना ही कंडक्टर लूपिंग होता है, यानी कि ए एंड बी दोनों नहीं है, ये तीनों नहीं है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें से कोई नहीं। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मोटर में स्टार्टर व मोटर टर्मिनल के बीच फ्लेक्सिबल कंडक्ट की लंबाई होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए है 1 मीटर, ऑप्शन बी है 1.25 मीटर, ऑप्शन सी है 2 मीटर, ऑप्शन डी है 3 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए जो मोटर में स्टार्टर व मोटर टर्मिनल के बीच की फ्लेक्सिबल कंडक्ट होती है उसकी लंबाई 1.25 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन के कॉपर कंडक्टर की माप होती है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 1.02 mm स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1.92 mm स्क्वायर, ऑप्शन सी है 2.50 mm स्क्वायर, ऑप्शन डी है 3 mm स्क्वायर। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन की कॉपर कंडक्टर की माप जो होती है वो 1.92 mm स्क्वायर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में एल्युमिनियम कंडक्टर की माप होती है। ऑप्शन ए है 1.02 mm स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1.93 mm स्क्वायर, ऑप्शन सी है 2.50 mm स्क्वायर, ऑप्शन डी है 3 mm स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो एल्युमिनियम कंडक्टर की माप होती है वो 2.50 mm स्क्वायर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इलेक्ट्रिकल मोटर स्टार्टिंग के समय अपनी फुल लोड करंट का कितना अधिक करंट वहन करती है। ऑप्शन ए 1 से 2 गुना, ऑप्शन बी है 3 से 4 गुना, ऑप्शन सी है 3 से 8 गुना, ऑप्शन डी है 8 से 10 गुना। तो आपको पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रिकल मोटर स्टार्टिंग के समय अपनी जो फुल लोड करंट का वो जो माप होती है वो 5 से 8 गुना वहन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पावर वायरिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है ग्राउंड टेम्परेचर, ऑप्शन बी है लेइंग डेप्थ, ऑप्शन सी है सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पावर वायरिंग को प्रभावित करने वाले वो कारक हैं वो ग्राउंड टेम्परेचर भी है, लेइंग डेप्थ भी है, सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी भी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया हूं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।